नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस बी इन्फिनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और वन टॉपिक वन पीवाईक्यू, ठीक है। अपने ये सीरीज चल रही है जिसमें मैं क्या करता हूँ कि हर बार हर लेक्चर में मैं एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, यूपीएससी इन सभी एग्जाम में साइंस, सोशल साइंस, ठीक है, इन सब से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया या और भी कोई भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड एक टॉपिक हर बार, है ना, एक टॉपिक और उसका पीवाईक्यू, ठीक है, उसका पीवाईक्यू। तो जो एग्जाम में पीवाईक्यू पूछे गए हैं उनको उनसे मैं उठाऊंगा एक टॉपिक और उस टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा हर एक वीडियो में। आज के लिए आपकी क्लास में मैंने जो टॉपिक रखा है वो है आइसोटोप्स और आइसोबार्स, है ना। केमिस्ट्री के हर बार कई बार इसके क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपके आए हैं, खास करके एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ इन एग्जाम्स में आपको इस तरह के टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो और बेसिक्स के लिए अगर मैं बता दूं तो अगर आप क्लास 10th में हैं या 9th में हैं तो क्लास 9th 10th या फिर केमिस्ट्री का जो बेसिक्स सीखना चाहते हैं उनके लिए भी आइसोटोप्स और आइसोबार्स उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, उनको सीखना पड़ेगा ही। तो स्वागत है फिर से एक बार, और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में। मैं आपको पहले कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कुछ, है ना, डायरेक्ट जो एग्जाम्स के पेपर्स होते हैं उनकी मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं। तो कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइसोटोप्स पूछा है क्लोरीन का, है ना। आइसोबार पूछा है हमारे पास एलिमेंट्स का, हैव सेम, क्या सेम होता है आइसोबार्स में। फिर आइसोटोप पूछा है, उसका यूजेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं ना। जैसे ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आइसोटोप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो कौन सा होता है। तो इस तरीके से हर बार कई बार आपके पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं आइसोटोप्स और आइसोबार्स के रिलेटेड, ठीक है। अब मेरा कमिटमेंट सुनिए। मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद, है ना, आज जब आप मेरे से आइसोटोप और आइसोबार पढ़ेंगे, इसके बाद आपको कोई भी और भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, लगभग ज्यादा से ज्यादा मेरा मानना है कि 90% से ज्यादा क्वेश्चन आप अपने से उड़ा ले जाएंगे, ठीक है। बाकी हम धीरे धीरे प्रैक्टिस के करते करते और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस जब करेंगे तो बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। पर फिलहाल के लिए आइसोटोप और आइसोबार का जो ये टॉपिक है आज आपका खत्म होने वाला है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं और जरा देखते हैं कि किस तरीके से इस टॉपिक की शुरुआत होगी, है ना। तो चलिए, अगर मैं एटम की बात करूं तो एटम कुछ इस तरीके का दिखता है। अगर मैं आइडियल एटम की बात करूं तो ठीक है, अगर मैं आइडियली ले लूं तो स्फेरिकल फॉर्म में, है ना, जिसमें ये आपको अंदर जो दिख रहा है ये न्यूक्लियस है हमारा, है ना। और न्यूक्लियस के अंदर आपको जो ब्राउन कलर की और ग्रीन कलर की जो बॉल्स दिख रही हैं उनको हम प्रोटॉन बोलते हैं, है ना, और न्यूट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर, है ना। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब एटम से बने हैं। एटम के अंदर आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स दिखेंगे, इलेक्ट्रॉन दिखेगा, प्रोटॉन दिखेगा और न्यूट्रॉन दिखेगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, है ना। इसलिए इनको हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं न्यूक्लियॉन्स कहूं कहीं तो समझ लेना कि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो मिक्स है। समझ आया? और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट में, जैसे इसमें देखो दो हैं, फिर आगे है हमारे पास, फिर आगे हैं, तो हर एक शेल में फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आपको पता है तो वो 2n², अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आगे हम एसपीडीएफ से भरते हैं, पर आपके लेवल पे, क्लास 10th तक के लेवल पे, हम 2n² जो कि बोर का जो फॉर्मूला था उससे हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं इसमें। समझ आया? इतना समझ में आया क्या कि एक एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चारों तरफ घूमता रहता है। अगर और भी जाना है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस का चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक, इतना समझ में आया? अब ध्यान से सुनो। किसी भी एलिमेंट का अगर मुझको रिप्रेजेंटेशन करना है तो मैं कुछ ऐसे करूंगा कि मैं सबसे पहले उस एलिमेंट का नाम लिखूंगा, ठीक है, जो साइन है उसका, है ना, जिससे उसको सिंबल है जो उसका, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल है। ऊपर मैं लिखूंगा मास नंबर और नीचे मैं लिखूंगा एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको नहीं पता तो ध्यान से सुनिए। एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है।
किसी भी एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। और ऊपर लिखते हैं मास नंबर, ठीक है। मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ध्यान से सुनना, मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अभी मैंने कहा कि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम मिक्स कर दें तो इसको हम, ध्यान से सुनना, मास नंबर को हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, इसको हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अगर नोट्स आपके पास नहीं है तो बनाते चलिएगा, वैसे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनिमल एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैं उस एलिमेंट का सिंबल लिखूंगा, नीचे मैं लिखूंगा एटॉमिक नंबर जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आया? तो मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन और उसमें अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जोड़ दूंगा तो वो हो जाएगा मेरा मास नंबर, और अगर खाली नंबर ऑफ प्रोटॉन लूंगा तो वो हो जाएगा हमारा एटॉमिक नंबर। यहां से ध्यान देना, अगर मैं कहूं तो अगर मैं यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बहुत बार इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछूं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब सोचो, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो पी से पी कैंसिल, बचा क्या, खाली न्यूट्रॉन बचे। समझ आया? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर न्यूट्रॉन कोई पूछे कि कितने होंगे तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस करना। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन क्या होता है, अभी मैंने बताया, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन को लिख सकते हैं मास नंबर। मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। तो एक फॉर्मूला जो होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का वो ये बन जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू ए यानी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। समझ आया? इतना समझ में आया? एक एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखने को मिलते हैं। प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूक्लियस के बाहर आपको अलग अलग शेल दिखती हैं, हर शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का चार्ज होता है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने भर सकते हैं, तो हर एक सेल में 2n² के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना हो तो उसका सिंबल लिखते हैं, नीचे हम z लिखते हैं। z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर लिखते हैं हम ऊपर, ऊपर यानी कि a, रिप्रेजेंट करेंगे a से मास नंबर को, और मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो उनको हम बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कोई पूछे निकालना है तो क्या बताओगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अभी मैंने बताया नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होता है वो मास नंबर होता है, तो मास नंबर इज ए माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज जेड। तो यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जो फॉर्मूला बनता है वो बन जाता है ए माइनस जेड। तो जरा समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। सपोज करो कि मैंने लिया कार्बन, कार्बन इज एटॉमिक नंबर 6, ठीक है, और मास नंबर इज 12, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। एटॉमिक नंबर 6 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार्बन के एटम में 6 प्रोटॉन होंगे। कितने प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन होंगे, और मास नंबर कितना है, 12 है। तो मास नंबर इज 12, मास नंबर में क्या होगा, मास नंबर में दोनों चीजें होंगी, प्रोटॉन भी होगा और न्यूट्रॉन भी होगा। समझ आया? अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज n इज इक्वल्स टू ए माइनस जेड। ए कितना है मेरा, 12 है, 12 लिख दो, माइनस जेड इज 6, तो 12 माइनस 6 इज 6, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें, 6 होंगे। एग्जाम्पल समझ में आया? ठीक है, तो ये बेसिक है हमारा। अब चलते हैं आगे, आइसोटोप्स क्या होते हैं। अगर आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आइसोटोप और आइसोबार जो है वो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। ध्यान से सुनना, पहली बात तो आइसोटोप के लिए आपको याद रखना है कि आइसोटोप्स में जो एटम्स होते हैं वो एक ही एलिमेंट के होते हैं, सेम एलिमेंट के, ठीक है। अगर वो सेम एलिमेंट के हैं तो उनके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। अगर वो सेम एलिमेंट में है तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, लेकिन डिफरेंट होगा क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। समझ आया? यानी कि आइसोटोप हम उनको बोलते हैं जिनमें हमको सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन दिखता है लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिखता है। अगर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है यानी कि जेड सेम होगा हमेशा,
है ना, एटॉमिक नंबर जो होगा उनका हमेशा सेम होगा, लेकिन मास नंबर जो है वो बदल जाएगा। मास नंबर क्यों बदल जाएगा? क्योंकि मास नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। अगर प्रोटॉन मेरा सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर न्यूट्रॉन चेंज हुआ तो ये मास नंबर चेंज हो जाएगा। समझ आया? तो इसी वजह से आप अगर देखेंगे एग्जाम्पल के लिए, यहां से देखिए, हाइड्रोजन दिख रहा है आपको। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर होता है 1, यानी कि एक प्रोटॉन है इसमें। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो सेम है, यानी कि एलिमेंट तो सेम है ना। और एलिमेंट के सेम होने के साथ साथ अगर आप ध्यान से देखोगे, एक मिनट, एलिमेंट के सेम होने के बाद, पर यहाँ देखो ऊपर 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 देखो 1, 2 और 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये मास नंबर है, यानी कि इसमें 1 प्रोटॉन और 1 हमारे पास, हमारे पास मास नंबर भी सेम है। इसका मतलब 1 ही है। इसका मतलब प्रोटॉन है हमारे पास 1, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। समझ आए? तो यानी कि जो पहला हाइड्रोजन का जो पहला हमारे पास आइसोटोप होता है वो होता है प्रोटियम। प्रोटियम इज H1। ठीक है, नाम याद रखना। प्रोटियम होता है, ड्यूटीरियम होता है और ट्रीटियम होता है। तो हमारे पास हाइड्रोजन की तीन चीजें होती हैं, तीन आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम। हाइड्रोजन का पहला जो आइसोटोप होता है दैट इज H1, उसके पास एक प्रोटॉन होता है ना, न्यूट्रॉन नहीं होता। दूसरे वाले में देखो एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब प्रोटॉन एक रहेगा, लेकिन मास नंबर देखो 2 हो गया, यानी कि एक प्रोटॉन तो है लेकिन एक न्यूट्रॉन भी आ गया। यानी कि ड्यूटीरियम के पास एक प्रोटॉन, ध्यान से सुनना, ड्यूटीरियम के पास एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन भी है। समझ आया? और ट्रीटियम के पास एक प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन तो सेम रहेगा, और दो न्यूट्रॉन आ गए। ठीक है, इसलिए इसका 3 हो जाता है मास नंबर। तो प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम। इसी तरीके से कार्बन को हमको 3 मिलते हैं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6। लेकिन यहाँ देखो 6 और 12, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हुए? 6। माइनस करना है ना सीधे, तो माइनस कर दो ऊपर में से नीचे। 13 माइनस 6 7, 7 न्यूट्रॉन। 14 माइनस 6 8, 8 न्यूट्रॉन। तो कार्बन के C12, C13, C14 ये हमारे पास 3 आइसोटोप मिल जाते हैं। ऑक्सीजन का भी हमारे पास देखो O16, O17, O18। यूरेनियम को देखो 235, 238, और क्लोरीन हमारा Cl35 और Cl37। समझ आया? तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। अब देखो आइसोटोप बहुत सारे हैं, है ना, सारे तो मैं यहाँ पे लिख के ला नहीं सकता, और मैं लिख के भी ला दूंगा तो आप तुरंत याद नहीं कर पाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं। समझ आया? जैसे ये लिखे हुए हैं ना, ऐसे कुछ और हैं जो आपको याद रखने हैं। आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या होता है? ठीक उसका उल्टा। आइसोटोप्स में क्या था? एटॉमिक नंबर सेम था, है ना, मास नंबर अलग अलग था। पर यहाँ क्या है? यहाँ मास नंबर सेम हो जाएगा, एटॉमिक नंबर अलग अलग हो जाएगा। आप याद रखिएगा कि एटॉमिक नंबर के बदलने से एलिमेंट ही बदल जाता है ना। यहाँ देखो, यहाँ एटॉमिक नंबर अगर सेम था तो हमारा एलिमेंट तो सेम ही था। देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये यूरेनियम तो ये भी यूरेनियम। लेकिन दिक्कत क्या है पता है? दिक्कत ये है कि जैसे ही यहाँ पहुंचोगे तो यहाँ मास नंबर तो सेम है, एटॉमिक नंबर बदल जाएगा। तो आइसोबार में एटॉमिक नंबर बदलता है, मास नंबर सेम रहता है। इसका मतलब एटम जो होंगे वो डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे। तो ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जिनका मास नंबर सेम हो जाए, यानी कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की जो वैल्यू है वो सेम हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे आइसोबार्स। जैसे देखो एग्जांपल में, एग्जांपल में आर्गन है और कैल्शियम है। अब आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, ठीक है, और कैल्शियम का 20 है, ठीक है। लेकिन इसमें जरा मास नंबर देखो, इसका भी 40, इसका भी 40। एलिमेंट अलग अलग है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है। एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन, तो इसके पास 20 प्रोटॉन है, इसके पास 18 प्रोटॉन है। पर इसके पास देखो 20 प्रोटॉन के पास 20 न्यूट्रॉन भी है, इसके पास 22 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो ये आर्गन का एक आइसोटोप 4018, ठीक है, आर्गन आर्गन 40, जिसके पास 22 न्यूट्रॉन है, और इसकी वजह से ये कैल्शियम 40 के बराबर हो जाता है। इसी तरीके से कार्बन का 14 और नाइट्रोजन का 14, क्या क्रिप्टॉन है ये, पोटेशियम है हमारे पास, के है ना, कहाँ, के मतलब पोटेशियम। तो पोटेशियम और कैल्शियम
ये हमारे आइसोटोप्स हैं। निकल और फेरस, फेरस का मतलब आयरन, ठीक है, याद रखना, फेरस का मतलब आयरन। इसके बाद हमारे पास स्ट्रोंटियम और क्रिप्टॉन, ये हमारे पास अलग अलग है। एटॉमिक नंबर से जज करना चाहोगे क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल के बताओगे क्या? अगर मैं एटॉमिक नंबर बता दूं तो बोलो। तो क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर अगर मैं तुमको बताऊं तो ये है 36। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36। तुम मुझे बताना न्यूट्रॉन कितने हैं कमेंट बॉक्स में। स्ट्रोंटियम, स्ट्रोंटियम को बताऊं तो 38। स्ट्रोंटियम का एटॉमिक नंबर इज 38। फेरस का बताओ, फेरस का बताओ। फेरस का हो जाता है 26। फेरस का 26। निकल का, निकल का 28, ठीक है, निकल का 28। कैल्शियम का बताओ, कैल्शियम का इज 20, है ना, कैल्शियम का 20। पोटेशियम का बताओ, पोटेशियम का 19, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ एटॉमिक नंबर है जो कि आप मुझे बताएंगे कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। इसी वक्त अगर आपके पास कॉपी पेन है तो सॉल्व करते जाइए। इतना समझ में आया क्या आइसोटोप्स और आइसोबार में डिफरेंस? आइसोटोप्स यानी कि पहले तो सेम एलिमेंट के हमारे पास एटम्स होंगे, और सेम एलिमेंट्स के एटम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बदल जाएंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से सेम एटॉमिक नंबर रहेगा पर मास नंबर अलग अलग रहेगा। ऐसे एलिमेंट जिनके पास, ऐसे एटम्स जिनके पास सेम एटॉमिक नंबर हो पर मास नंबर अलग अलग हो उनको बोलेंगे आइसोटोप्स। और अगर सेम मास नंबर है, अलग अलग एटॉमिक नंबर है, तो उसको बोलेंगे आइसो बार्स। कुछ यूजेस के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं ना, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन भी दिखाए थे। तो हाइड्रोजन का जो ड्यूटीरियम होता है ना, अभी हमने बताया था, जिसमें हमारे पास एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। तो ये ड्यूटीरियम होता है, याद रखना, हाइड्रोजन के तीन, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम। तो हाइड्रोजन का जो ड्यूटीरियम होता है ये न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन 14, कार्बन 14 ने आपने पढ़ा था ना, C12, C13, C14। तो कार्बन 14 जो होता है आइसोटोप कार्बन का, वो हमको एज बताता है फॉसिल्स का, यानी कि कार्बन डेटिंग आपने वर्ड सुना होगा, पुरानी चीजों की एज बताता है कि ये कब के हैं, ठीक है। तो कार्बन डेटिंग के काम आता है कार्बन 14। यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आयोडीन का 131, ये यूज किया जाता है थायराइड के लिए, है ना, ट्रीटमेंट के लिए। कोबाल्ट 60, तो कोबाल्ट 60 याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। फॉस्फोरस 32, फॉस्फोरस 32 हमारे पास मेडिकल और एग्रीकल्चरल रिसर्च के लिए यूज किया जाता है। सोडियम का 24, ये यूज किया जाता है लीकेज के लिए, है ना। तो हमको, अगर हमारे पास अंडरग्राउंड पाइपलाइंस जो है बिछी हुई है, उनके में अगर कोई लीकेज हुआ है तो उन लीकेज को पता करने के लिए सोडियम 224 इस्तेमाल किया जाता है। टेक्नेटियम 99M, ठीक है, टेक्नेटियम 99M, ये जो है उसको हम मेडिकल इमेजिंग और स्कैनिंग के लिए यूज करते हैं। अमेरिसियम 241, अमेरिसियम 241 ये यूज किया जाता है स्मोक डिटेक्टर्स में, ठीक है। स्मोक जो मतलब जो आप नशे में है कि नहीं इसको जो पता लगाने के लिए जो डिवाइसेस होती हैं, उनमें हमको अमेरिसियम 241 देखने को मिलेगा। और कार्बन का जो हाइड्रोजन का तीसरा वाला है यानी कि ट्रीटियम, ट्रीटियम हमको लुमिनस जो वॉचेस होते हैं ना, जो जलने वाली वॉचेस वगैरह जो आपको दिखते हैं चमकदार, और साइन बोर्ड्स वगैरह जो होते हैं, उनमें इस्तेमाल किया जाता है ट्रीटियम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स हैं जो कि आपके इस्तेमाल काम, आपके काम आ सकते हैं, इनको रखिए अपने पास, ठीक है, लिस्ट बना के। आइसोबार्स यानी सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स भी होंगे। आइसोटोप्स यानी कि सेम एलिमेंट में सेम एटॉमिक नंबर यानी कि डिफरेंट मास नंबर होगा। समझ आया? अब आ जाओ जरा इस क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले तो दो एलिमेंटल क्लोरीन, जो क्लोरीन है उसके दो आइसोटोप मेरे को बताओ। पहली बात तो यहाँ साइन ठीक कर लो, ये Cl होगा। पेपर वाले पता नहीं क्या कौन सा नशा फूक के आते हैं, तो ये Cl होगा, ठीक है, हर जगह। अब मुझे बताओ इनमें से अभी मैंने तुमको बताया है क्लोरीन का कौन सा होगा। Cl35, Cl36, Cl34, Cl36, Cl35, Cl37, Cl35 और Cl37, ये दोनों ऑप्शन सेम है क्या? जरा देखो, चेक करते हैं। ये 35 है, ये 36 है। हमने पहले ही पढ़ा था, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर चेक करो। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चे 17। तो पहले तो अगर ये आइसोटोप है तो एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। इसमें एटॉमिक नंबर सेम दिख रहा है, इसमें डिफरेंट दिख रहा है, ये कैंसिल हो गया,
इसमें डिफरेंट दिख रहा है, ये कैंसिल हो गया। तो दो तो हमारे एलिमिनेशन से ऐसे ही गड़बड़ हो खत्म हो गए। अगला देखो, क्लोरीन का जो होता है वो 37 होता है, 35 और 37। तो 35 और 37 किसमें हो रहा है? पहला वाला गया, बचा कौन? लास्ट। तो Cl 35 37 इज लास्ट, ऑप्शन नंबर डी। आइसोबार जो होता है एलिमेंट का, उनके पास क्या होता है? सेम क्या होता है? तो आइसोबार अभी मैंने बताया कि आइसोबार जो होते हैं उनके पास सेम मास नंबर होता है, ठीक है। आइसोबार में सेम मास नंबर होता है और एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमारा अलग अलग होता है। अब यार दिस एक चीज और सुनिएगा, ये मास नंबर जो दिया गया है और यहाँ पे दिया हुआ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से फर्क पड़ेगा क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से नहीं, मास नंबर से फर्क पड़ेगा, ठीक है। हमको फर्क किससे पड़ेगा? मास नंबर से फर्क पड़ेगा। समझ आया क्या? तो ज्यादा हमको फोकस किसके ऊपर रखना है? मास नंबर के ऊपर। आइसोबार्स ऑफ एलिमेंट्स हैव सेम मास नंबर, ठीक है। तो मास नंबर हमारा सेम होना चाहिए। दूसरा अगला देखो, हमको पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आइसोटोप इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अभी मैंने बताया कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए किसका यूज करते हैं? कोबाल्ट के 60 का, ठीक है। तो कोबाल्ट का जो 60 कोबाल्ट 60 जो आइसोटोप होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है हमारे आइसो और उसमें कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। ये देखो अभी मैंने बताया कि कोबाल्ट 60 का जो यूज है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। समझ आया? बोलो अगर समझ में आया तो। अगर इतना समझ में आया ना बच्चे, तो ऐसे क्वेश्चन तो आप उड़ा ले जाओगे। तो उम्मीद है आइसोटोप्स और आइसोबार का ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा होगा। पीडीएफ, अगर बहुत लोगों को डाउट रहता है पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पहले तो पीडीएफ लिख ले भैया। क्या लिख रहा हूँ मैं, एक मिनट। तो पीडीएफ जो होता है वो मिलेगा आपको इसी बी इनफाइनाइट पर टेलीग्राम चैनल पर यहाँ, ठीक है। इसको सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको ऐसे पीडीएफ मिल जाएगा। समझ में आया क्या? चलिए, अगर आपको इतना समझ में आया है, लेक्चर अच्छा लगा हो, टॉपिक अच्छा लगा हो, है ना, आपको समझ में आया हो सब कुछ, तो थैंक यू सो मच। इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ जो भी आपके साथ पढ़ रहे हो, है ना, जिनको भी जानने की इच्छा हो, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।